चंद्रशेखर रावण को आप देख रहे हैं और गठबंधन भी होने वाली थी, लेकिन अब तो गठबंधन भी नहीं हुआ, तो चंद्रशेखर रावण अकेले पड़ गए। तो फिर क्या लगता है कि काबिज हो पाएंगे? देखिए, सोशल मीडिया में भी हमने देखा कि कुछ लोग गलत टिप्पणी भी किए, है ना। उनका एक वीडियो हमने देखा कि वो बात जब वो डिबेट में थे राजभर जी के साथ, तो हाँ भावुक हो गए। तो वो भावुकता का कुछ लोगों ने गलत इस्तेमाल किया। कुछ ऐसी पार्टी के लिए रो रहा है, हाँ सीट के लिए रो रहा है, लेकिन ऐसी नहीं बात है। क्योंकि जो भी व्यक्ति है, अगर आप अपने लोगों के लिए, एक परिवार की बात हम मान लेते हैं, अगर आप अपने घर के लिए किसी के लिए काम करते हैं, अगर और वो तवज्जो आपको ना दे, तो स्वाभाविक है कि आप भावुक होकर ये करेंगे, ना कि इस सीट के लिए। तो ऐसे बयान जो लोग भी दे रहे हैं, मैं उसका मतलब कि सख्ती से विरोध करना चाहूँगा और उसे बताना चाहूँगा कि भावुकता कोई कायरता नहीं है। यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में महज 25 दिन रह गए हैं और यूपी में काफ़ी गहमा-गहमी चल रही है। और आज हम बक्सर ज़िले में मौजूद हैं। ये शिक्षक ग्रुप है और ये शिक्षक ग्रुप जो है यूपी चुनाव को लेकर क्या सोचती है, इन लोगों से हम बाइट लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता है और बिहार की जनता है, तो ये जनता जो है, बिहार की जनता जो है, यूपी के चुनाव के बारे में क्या सोचती है, उसको किस नज़रिए से देखती है। सर, नाम क्या है सर आपका? सर, मेरा नाम संदीप सर है। सर, यूपी के चुनाव को किस तरीके से आप देख रहे हैं? चूँकि यूपी हम लोग के भारत का सबसे बड़ा राज्य है, कहीं ना कहीं यूपी के चुनाव पूरे राष्ट्र की रणनीतियों को तय करता है। यहाँ से पिछले कई विधानसभा से लेकर के हम लोगों ने देखा है, या इतिहास भी भरा पड़ा है कि अच्छे महारत निकले हैं, नेताओं की कमी नहीं रही है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जिसको ज़्यादातर मानते हैं, दलितों को मानने और कांसी राम जी का एक कर्मभूमि रहा है, जिससे कि वहाँ इस बात को साबित किया गया। ये एक यूपी का मामला बनता है, इसलिए ये चुनाव पूरे भारत को एक खासा प्रभावित करेगा, इसके जो भी नतीजे होंगे। यूपी में कई बड़े चेहरे हैं, जैसे कि अखिलेश यादव हैं, बहन मायावती जी हैं, इसके बाद योगी आदित्यनाथ तो है ही, राजभर जी हैं, वो भी चूँकि गठबंधन में चल गए हैं। तो इन सारे चेहरों में क्या लगता है कौन अपना स्थान बना पाएगा? देखिए, अभी स्थिति त्रिकोणीय है। जिस तरह से आज जनता, खासकर बीजेपी सरकार, आज पिछले 5 साल के कार्यकाल जो देखा जाए, जिस तरह से लोग त्राहिमाम है, लोगों का रोज़गार ख़त्म हुआ है, 69,000 शिक्षक घोटाला की बात है। कहीं ना कहीं मुख्य रूप से जो लोग इन चीज़ों में रहे, खासकर मैं उस युवा की आपके सामने बात कहना चाहूँगा जिसे लोग चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण के नाम से जानते हैं। जिस तरह से चंद्रशेखर जी ने 69,000 शिक्षक घोटाले में जिस तरह से वो लोगों के बीच में गए, उनकी लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें जिस तरह से आनन फानन में जो फ़ायदा हुआ, वो कहीं ना कहीं एक संघर्षशील व्यक्ति को दर्शाता है। हमने देखा, हम लोग आपको मान लिया जाए कि चंद्रशेखर रावण आपके यूपी के चुनाव में आपके हिसाब से बढ़िया लीडर हैं। हाँ, चूँकि मुख्य धारा की जो पार्टियां हैं अब तक से सत्ता का स्वाद जो चख चुके हैं, जैसे एसपी और बीएसपी की हम बात करते हैं, तो आज तो यूपी में स्थिति ऐसी बनी है कि किसी को पूर्ण बहुमत मिलने वाला नहीं है। एक बात हम लोग कई दिनों से सुन रहे हैं, जिस तरह से एक बहुजन पैक्ट की बात पूरे राष्ट्र में, या बीजेपी और कांग्रेस के बाद एक तीसरा विकल्प की बात, जो बिहार से लेकर के सभी राज्यों में अमूमन जब चुनाव आते हैं ये बात कही जाती है। खासकर मैं इस विधानसभा की बात तो है, ये लोकसभा में से आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि आज देश के इतने साल होने के बाद 2 ही ऐसी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर की पहचान बनाई हुई है, जिसको हम कांग्रेस और भाजपा कहते हैं। इन दोनों के बाद एक तीसरा विकल्प बनाने की बात बहुजन के तमाम ऐसे अच्छे नेताओं ने कोशिश की, है ना। उस कोशिश के अंतर्गत हम लोगों ने देखा, जहां बिहार के अंदर राजद, जदयू एक बड़े प्लेटफार्म की एक पार्टी है, वहां पे इनके कई कोशिश नाकामयाब रहे। लेकिन यूपी में भी एक कोशिश जारी है। यूपी एक बड़ा राज्य है, जहां से अभी भी जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे पिछले कई दिनों से माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को लेकर के, जिस तरह से यूपी में या पूरे राष्ट्र में उनकी जो पहचान बनी है, हमने मीडिया पे देखा, उनके द्वारा भी ये बात कही गई कि हम 26 राज्यों में जिस तरह से हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए। ठीक है, चंद्रशेखर रावण की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चंद्रशेखर रावण चूँकि आज़ाद समाज पार्टी चूँकि बनाए हैं, तो उनका अभी पहला ये अनुभव है, तो लोग कैसे विश्वास कर ले उन पर? देखिए, एक चीज़ हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि यूपी की बहुतायत जनता, खासकर हम 80 से 85% ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को रिपीट होने से डर रहे हैं। और एक ऐसा नेता
ऐसा बात नहीं है। हमारा रिलेशन पड़ता है यूपी में। हम यूपी में अपने रिलेशन में लोगों से हमने बात भी किया था। थोड़ी बहुत राजनीति की समझ जो भी है उसके हिसाब से हमने देखा कि भाई हमारा पड़ोसी राज्य है और ये और यहाँ की जो भी चुनावी रणनीतियाँ होती है और जो भी चुनाव में रिजल्ट आता है उसका अच्छा खासा पूरे राष्ट्र में प्रभाव पड़ता है। तो हम लोगों ने पूछा कुछ लोगों से, तो उन्होंने बताया कि देखिए नकार तो कोई नहीं रहा है चंद्रशेखर रावण को। हाँ, नकार तो कोई नहीं रहा है। क्योंकि नकार इसलिए नहीं रहा है क्योंकि डर है। कारण है कि आम जनता भी आज पहले की अपेक्षा ज़्यादा जागृत हो चुकी है। उसको भी चुनाव के दाव पेच मालूम है अच्छी तरह से। चंद्रशेखर रावण तो बहुजनों का ही वोट काटने का काम करेंगे। और सबसे पहले कि मतलब बीएसपी अपना जड़ जमा चुकी है और उतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद और अभी चूंकि नया फिलहाल पार्टी बना है तो किस तरीके से मुकाबला करेंगे? जड़े जमाने की अब कोई बात नहीं रही है। आज स्थिति ऐसी हो गई, जिस तरह से दल बदल की नीतियाँ कई तरह की इसमें बात चल रही है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जड़ किसका है। जड़ आप किसको कहिएगा? जड़ एक ऐसा शब्द है जिसमें कहीं ना कहीं धरती पे जो दिखना चाहिए जनता के छोटे मोटे काज। अब आप देखिए, यानी आपके अनुसार बीएसपी का कोई मतलब नहीं दिख रहा है? नहीं, देखिए मैं यहाँ बीएसपी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं बीएसपी का यहाँ किसी तरह की बात करने वाला हूँ। वो भी एक बड़ी पार्टी है, जिस तरह से सपा अपने आप को बड़ी पार्टी कर रही है वो, क्योंकि वो लोग सत्ता का स्वाद चख चुके हैं। तो वो निहायत है कि वो बड़ी पार्टी है, ये सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक तीसरा विकल्प जो बिहार से लेके पूरे यूपी तक की जो बात कर रही है, खासकर प्रधानमंत्री की होड़ में बहन जी को भी रखा गया, जिस तरह से उसके साथ हुआ। बहन जी आज जिस दिशा को प्राप्त किया, माननीय कांसी राम ने जिस तरह से अपनी राजनीतिक जो छवि बनाई हुई थी, है ना, और उसके बाद जो उनका प्लेटफॉर्म था, उन्होंने हरियाणा से आकर के, पंजाब से, उन्होंने उस क्षेत्र से आकर के यूपी में उन्होंने जिस तरह से ये साबित किया कि ये पूरा बहुजन समाज आज जो ठगी का शिकार हमेशा होता जा रहा है, कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा, और जो छोटे मोटे दलों का जो भी प्रभाव राजद सपा का रहा है, ये है ना, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो एक नया विकल्प लोगों के जेहन में है कि नहीं, एक नया होना चाहिए। और वो विकल्प के तौर पे हम लोग देख रहे हैं चंद्रशेखर जी को देख रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण को आप देख रहे हैं और गठबंधन भी होने वाली थी, लेकिन अब तो गठबंधन भी नहीं हुआ, तो चंद्रशेखर रावण अकेले पड़ गए। तो फिर क्या लगता है कि काबिज हो पाएंगे? देखिए सोशल मीडिया में भी हमने देखा कि कुछ लोग गलत टिप्पणी भी किए, है ना। उनका एक वीडियो हमने देखा कि वो बात जब वो डिबेट में थे राजभर जी के साथ, तो हाँ भावुक हो गए। तो वो भावुकता का कुछ लोगों ने गलत इस्तेमाल किया, कुछ ऐसी पार्टी के लिए रो रहा है। हाँ, सीट के लिए रो रहा है, लेकिन ऐसी नहीं बात है। क्योंकि जो भी व्यक्ति है, अगर आप अपने लोगों के लिए, एक परिवार की बात हम मान लेते हैं, अगर आप अपने घर के लिए किसी के लिए काम करते हैं, अगर और वो तवज्जो आपको ना दे, तो ये स्वाभाविक है कि आप भावुक होकर ये करेंगे, ना कि इस सीट के लिए। तो ऐसे बयान जो लोग भी दे रहे हैं, मैं उसका मतलब कि सख्ती से विरोध करना चाहूँगा और उसे बताना चाहूँगा कि भावुकता कोई कायरता नहीं है। भावुकता शब्द का सबसे पहले वो मतलब जाने, तब कायर कहने की बात करें। बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं और ये राजनीति है, ये चुनावी राजनीति है। आज कुछ बात हो रही है, कल सत्ता जिसको मिलेगी चीज़ें, और उन्होंने साबित भी किया यूपी में, उन्नाव कांड हो, हाथरस कांड हो, चाहे 69,000 टीचर घोटाले की लड़ाई हो, और चाहे एनआरसी का मामला, कोई भी एक नेता हमको आप बता दीजिए जो बहुजन का अपने आप को बहुजन का नेता मानता हो और ऐसे संघर्ष में जा करके और वो वहाँ खड़ा होकर के लोगों के लिए संघर्ष करता हो और आवाज़ बना हो। एक भी नेता आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डर है कि कहीं मेरे ऊपर FIR ना हो जाए, मैं एक बड़ा नेता हूँ, है ना, मैं जेल ना चला जाऊँ, मुझे कोई अलामत मलामत ना झेलना पड़े, मुझे लाठियाँ ना खानी पड़े। तो ये जो चुनावी जो रणबांकुर है, जो अपने आप को बहुजन के नेता होंगे, ऐसे लोगों से ऐसे लोगों को मैं एक मतलब कि हिदायत देना चाहूँगा कि अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि जो संघर्ष, क्योंकि आम जनता की छोटी है। देखिए शिक्षा की क्या स्थिति हो गई कोरोना के नाम पर, हैं, बेरोजगार युवक रोड पर, पूरा आप दिल्ली मुखर्जी नगर चले जाइए, पटना जाइए, जो लोग बच्चे हैं, बाल पक गए, दाढ़ियाँ पक गई, लेकिन नौकरी नहीं मिली, वो घर नहीं लौट रहे हैं। मोदी जी का बोले थे कि हम हर साल 2 करोड़ हम रोजगार देंगे। ये सारी बातें आम जनता के पास उसी तरह प्रश्न है। और विकल्प तो जनता कर रही है, लेकिन एक भ्रम है, और वो भ्रम अब टूटते देर नहीं लगेगा। उसकी शुरुआत नए नेताओं ने शुरू कर दी है, चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो, नए सिरे से। क्योंकि एक बात उन्होंने कही, क्योंकि विरासत की राजनीति तो हर कोई आसानी से कर सकता है, लेकिन अपने दम पर अगर कोई युवा ललकारता हो तो मुझे उम्मीद है कि सभी युवाओं को उसका साथ देना चाहिए और परिवर्तन में का एक बहुत बड़ा योद्धा बनना चाहिए। हम भी यूपी चुनाव को इस बार बहुत ही करीब से देख रहे
रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि संपूर्ण यूपी चुनाव में जो है रोज़गार का जो मुद्दा है युवाओं का वो गायब है बिल्कुल, और युवा भी जो कुछ खास मुखर नहीं इस पर नज़र आ रहे हैं। बाकी ये बिहार की जनता है जो कि यूपी चुनाव का किस परिप्रेक्ष्य से और किस नज़रिए से देखती है, इनके हिसाब से कोई नया चेहरा आना चाहिए। चूँकि जितने सारे अभी तक पार्टियां रही है जिनका सत्ता रहा है उत्तर प्रदेश में, वो जो है अपना चस्का ले चुकी हैं, इसीलिए नए चेहरों को तजब्बू देने चाहिए। क्या देखिए, हाँ, एक बात और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी आम जनता से जाकर पूछ लीजिए कि क्या आप बदलाव चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं बदलाव तो चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, सभी सरकार को सभी लोगों ने देखा है। तो अगर कोई नया एज ए कोई भी, हम बात चंद्रशेखर की नहीं है, एज ए कोई भी अगर संघर्ष करता हुआ नया दिखता है, तो जितना हिम्मत वो दिखा रहा है, मुझे लगता है कि युवाओं को और आम जनता को भी थोड़ी और हिम्मत दिखा देनी चाहिए। एक और हार्ड सवाल की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो शायद किसी भी प्रदेश की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ और लोकतंत्र की जो भी चीज़ें हैं वो शायद बदल जाए। एक हार्ड सवाल रहेगा, चूँकि आप चंद्रशेखर रावण की बात कर रहे हैं, तो ऐसी तो बात खासकर दलित लोग ही करते हैं। क्या लगता है कि ब्राह्मणों का वोट उनको प्राप्त होगा? देखिए, चंद्रशेखर जी का हमने एक वीडियो देखा था, उनसे डिबेट में उनसे पूछा गया था, इस बात का हम आपको जवाब देते हैं। उनसे कहा गया था कि आप तो सिर्फ दलितों की बात करते हैं, क्या ब्राह्मणों में गरीब नहीं होता है? तो चंद्रशेखर ने बड़ी बेबाकी से ये बात कही थी। अपने कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने बताया था कि अगर ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसको है, पहले बताइए। हम दलितों की अगर बात कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? ज़रूरतमंद कौन है? अभाव की ज़िंदगी जी कौन रहा है? क्या ब्राह्मण? आप बताइए, आप एक पत्रकार महोदय, आप लोग समीक्षा करते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरत किसको है, गरीब को या अमीर को? दलित को जरूरत। तो बात तो सब पहले उसकी होगी, या कोई भी नेता, बीजेपी का भी कोई नेता हो या अन्य पार्टी सपा हो या बीएसपी हो, सब तो गरीब की ही बात करता है। तो चंद्रशेखर गरीब की बात करके क्यों दलित घोषित हो रहा है? सिर्फ दलितों का नेता थोड़ी है, पूरे बहुजन की बात करता है। और उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर ब्राह्मण का कोई भी व्यक्ति अगर मेरे सामने आता है और वो कहता है, वीडियो में देख लीजिए कि एक ब्राह्मण महिला ने चंद्रशेखर पर जो विश्वास दिखाया था, उसने गुहार लगाई थी अपनी मदद के लिए, चंद्रशेखर ने उस पर काम भी किया, और उन्होंने और अपने बयान में उन्होंने कहा भी कि अगर उसकी समस्या है, वो भी हमारे देश का है, अगर समस्या है तो ये चंद्रशेखर सबसे पहले वहाँ खड़ा होगा। ये मैंने देखा इस वीडियो को। तो सारी चीज़ें नेट पे है, आप क्यों मुखालफात में हैं? सब कुछ लोगों को ये चीज़ बताइए। ये तो हम लोग जानते हैं, ऐसा ये नहीं है। समय देने के लिए आपको, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भी और आपके पूरे इस चैनल के परिवार को भी।